नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुडी। पड़ोसी देश बांग्लादेश लगातार 2 दिन से जल रहा है। हिंदुओं की लिंचिंग की जा रही है, पत्रकारों के जो ऑफिसेज हैं उन्हें जला दिया जा रहा है, लिंचिंग करके उनमें मतलब बांध कर आग लगाना, मतलब बहुत विभत्स तस्वीरें जो बंगाल से आ रही हैं, सारी तस्वीरें हम आपको दिखा भी नहीं सकते इतनी। भारत के सामने भी जलते हुए बांग्लादेश ने बहुत सारी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं और वो चुनौतियां ऐसी हैं जिससे के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि 1971 से भी बड़ी चुनौतियां ये हैं, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया गया था भारतीय सेना के द्वारा। भारत ने उसमें इंटरफेयर करके बनाया था। अब उससे भी ज्यादा बुरे हालात वहां पर हैं और खासकर हिंदुओं के लिए तो इतने बुरे हालात हैं जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पिछले मतलब इस साल मई तक, जब से मोहम्मद यूनुस सरकार में आए हैं, मतलब अगस्त 2024 से लेकर मई 2025 तक 6 से 8 महीने में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों की संख्या, जिनकी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, वो 2450 से ज्यादा है। अभी पिछले दिनों एक दंपति जिसकी उम्र मतलब पुरुष शायद 70 साल के थे और महिला शायद 65 साल की थी, उन्हें पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। अभी इस हिंसा के दौरान एक मुस्लिम साथी ने कुछ ऐसी, जो तस्वीर आप देख रहे हैं हम दिखा भी नहीं सकते आपको, इस शख्स की लिंचिंग की, पेड़ से बांधा और इसमें इजाक के हवाले कर दिया। क्यों किया? क्योंकि इसके एक मुस्लिम सहयोगी ने, कपड़े की फैक्ट्री में काम करता था, इसके एक मुस्लिम सहयोगी ने मतलब भीड़ को उकसा दिया कि इसने पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया है। इस निंदा के आरोप में भीड़ ने इसे पीट पीट कर मार दिया। सवाल बड़ा यह है कि यह व्यक्ति पुलिस की कस्टडी में था, यह व्यक्ति पुलिस के पास था, तो सवाल बड़ा यह भी है कि इन कट्टरपंथियों से पुलिस भी मिली हुई है। पुलिस ने ही कट्टरपंथियों को, जिहादियों को और क्या कहें इन जैसे लोगों को, उस भीड़ को, इस इंसान को दिया और उसने फिर क्या कुछ किया वो आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन अब गिरगिट की तरह मोहम्मद यूनुस ने भी अपना रंग बदला है। उन्होंने कहा है मोहम्मद यूनुस ने कि जिसने भी हिंदुओं की लिंचिंग की है, जिसने भी उस हिंदू शख्स की लिंचिंग की है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मतलब ये मोहम्मद यूनुस वो मोहम्मद यूनुस है जो अभी शायद इटली में गए हुए थे। वहां एक इंटरव्यू के दौरान जब इसे सवाल पूछा जाता है कि हिंदुओं के ऊपर इतने अत्याचार बांग्लादेश में क्यों हो रहे हैं, तब यही मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि हिंदुओं को यह कहने से बचना होगा बांग्लादेश के भीतर कि हम हिंदू हैं। अगर वो कहेंगे कि हम हिंदू हैं तो उनके ऊपर ऐसे हमले होंगे। इस तरीके से इनडायरेक्टली उन जिहादियों को, कट्टरपंथियों को शह देने का काम मोहम्मद यूनुस ने किया था। अगर मोहम्मद यूनुस ऐसा नहीं कहते तो शायद उन जिहादियों को इतनी शह नहीं मिलती। यह बात बिल्कुल सच है कि जब तक शेख हसीना बांग्लादेश में रही, हिंदुओं ने वहां एक सुरक्षित जीवन जिया। लेकिन जैसे शेख हसीना को भागना पड़ा, वहां का हिंदू अब बहुत ज्यादा बदतर हालात में है। बदतर हालात इतने जिसकी हम और आप कल्पना तक भी नहीं कर सकते हैं। मतलब हिंदू होना अब वहां गुनाह हो चुका है, जिसके जवाब में अब मोहम्मद यूनुस ने कहा तो जरूर है कि लिंचिंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन एक FIR तक दर्ज नहीं हुई इस मामले में। नामजद तो छोड़िए, अज्ञातों के खिलाफ एक FIR भी दर्ज नहीं हुई है, तो आखिर मोहम्मद यूनुस सजा किसे दिलवाएंगे? ये तो रही बात। बाकी ये भी कहा गया मयन सिंह इन शख्स का नाम था जिसकी ये तस्वीर सामने आई है। यहां एक युवक दीपू चंद दास की भीड़ ने कथित आरोपों के बाद पीटकर हत्या कर दी, जिसका मैंने आपको बताया भी है। पुलिस ने हालात को काबू पाने की बात कही, लेकिन अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। आज उस्मान हादी का शव भी सिंगापुर से बांग्लादेश आएगा, जिसे देखते हुए राजधानी में हाई अलर्ट किया गया है। संवेदनशील इलाकों में ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। रात भर प्रदर्शनकारी सड़कों पर अपना तांडव करते रहे। हालात अभी भी बहुत बदतर बने हुए हैं बांग्लादेश के। भारतीय अराजकता के बीच अंतरिम सरकार और यूनुस प्रशासन की भूमिका पर सवाल और ज्यादा गहरे होते जा रहे हैं, जबकि पूरे क्षेत्र में हालात पर भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। अमेरिका भी इस मामले पर नजर बनाए हुए है। बांग्लादेश सरकार सभी नागरिकों से आग्रह करती है कि वो कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किए जाने वाले हर प्रकार की भीड़ की हिंसा का विरोध करते हैं, ऐसा अंतरिम सरकार ने बयान जारी किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सरकार सिर्फ निंदा करने के अलावा कुछ और कर सकती है? नहीं, बांग्लादेश में ऐसी हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। इस जघन्य अपराध को, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
इस महत्वपूर्ण घड़ी में हम प्रत्येक नागरिक से आह्वान करते हैं कि वो हिंसा, उकसावे और नफरत को खारिज और विरोध करके शहीद हादी का सम्मान करें। यहां भी शहीद हादी का सम्मान करें, जिस व्यक्ति ने भारत का ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी किया था, जिसमें भारत के बहुत सारे हिस्सों को बांग्लादेश का उसने बताया था। बाकी आपको आंकड़ा मैंने बताया किस तरीके से बांग्लादेश में फिलहाल हालात हैं। बाकी गृह युद्ध जैसे हालात फिलहाल माफ कीजिएगा बन रहे हैं। बांग्लादेश में सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और अब बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या अब सेना के हाथ में बांग्लादेश की कमान जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश आज इतिहास के एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है जहां से गलत कदम उसे तबाही की तरफ ले जा सकता है। छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या ने वहां जल रही आग में घी डालने का काम किया है। यह सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि अगस्त 2024 के बाद से वहां सुलग रहे गुस्से का ज्वालामुखी है जो अब फटा है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार हालात को संभालने में लाचार है, बेबस है। ढाका की सड़कों पर भीड़ का राज है, कानून का डर खत्म हो चुका है। भारत के लिए भी एक खतरे की घंटी है, क्योंकि वहां भारत विरोधी सेंटिमेंट तेजी से उन्हें हवा दी जा रही है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आता हसनैन ने बताया है कि पड़ोसी मुल्क सॉफ्ट स्टेट और स्ट्रीट अनरेस्ट के बीच फंसा हुआ है। बाकी भारत के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं। भारत के लिए पहली चुनौती तो यही है कि किस तरीके से वहां के हिंदुओं को बचाया जाए। हालांकि दिवाली के दौरान ट्रंप, जब पिछली बार ये हिंसा हुई थी हिंदुओं के खिलाफ, तब ट्रंप ने भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी देख लेंगे, लेकिन भारत की सरकार की तरफ से तलब जरूर किया गया है बांग्लादेश के राजनयिकों को और कहा गया कि हिंसा कब तक रुकेगी और ये हिंसा क्यों हो रही है। ऐसे में फिर भी हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। बाकी अभी सवाल यह भी बहुत बड़ा है कि उस्मान हादी का जब शव सिंगापुर से बांग्लादेश आ जाएगा और ये जो लाखों की भीड़ फिलहाल बांग्लादेश में है वो किस तरीके से तांडव मचाएगी, क्योंकि यूनुस सरकार फेल हो चुकी है पूरी तरीके से। सेना सड़कों पर है, मतलब अखबारों के मुख्यालयों तक को नहीं छोड़ा गया है। पत्रकारों को भागकर जान बचानी पड़ रही है। हिंदू कहां होंगे, जो उनके घर होंगे उनके अपने घरों में छिपे होंगे, कहां छिपे हुए होंगे इस भीड़ से बचने के लिए, जब अपने ही सहयोगी लिंचिंग करवाने के लिए तैयार रहे। तो बहुत सारे सवाल इस वक्त हैं। ये वाकई में इसीलिए कहा जा रहा है कि 1971 से भी बड़ी ये चुनौती भारत के लिए। सबसे पहली चुनौती है आपका वहां के हिंदुओं को बचाना। दूसरी बड़ी चुनौती है जिस तरीके से चीन का जो प्रभाव है वो बांग्लादेश में बढ़ रहा है। तीसरी चुनौती ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान का आईएसआई का प्रभाव लगातार बांग्लादेश में बढ़ रहा है और चीन के साथ मिलकर लगभग $370 मिलियन का निवेश भी बांग्लादेश में हुआ है। अब चीन नहीं चाहता कि भारत शांति से रहे, पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत शांति से रहे, अब तो बांग्लादेश भी नहीं चाहता। जब से शेख हसीना ने भारत में शरण ली हुई है तो तीनों देश मिलकर ये भारत के खिलाफ क्या कुछ गुल खिलाएंगे, क्या कुछ साजिश रचेंगे, क्या कांड करेंगे, क्या फिर से आतंकवादियों का इन्फिल्ट्रेशन भारत में करवाया जाएगा बांग्लादेश की सीमा से, क्योंकि इस तरीके की भी बहुत सारे इनपुट्स आ चुके हैं। जो संस्थाएं, जो हमारे कार्यालय वीज़ा जारी करते थे बांग्लादेश के लिए, वहां वो बंद कर दिया गया। भारत के नागरिकों के लिए एडवाइजरी भारत सरकार को जारी करनी पड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि बांग्लादेश के हिंदू के साथ वहां क्या होगा और उस हिंदू को आखिरकार किस तरीके से बचाया जाएगा। हालांकि बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में भारत में भी प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, लेकिन प्रदर्शनों से कुछ नहीं होता। कदम भारत सरकार को ठोस उठाने पड़ेंगे, ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, तभी जाकर बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाया जा सकता है। बाकी आप लोग बांग्लादेश की इस स्थिति पर क्या कुछ राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।